हेलो हाय गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है। अच्छा, वॉइस तो सही आ रही है। तो चलिए फिर चैप्टर भी स्टार्ट कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियाज स्टडी मटेरियल। यहाँ से डिस्कस करेंगे। चैप्टर वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई लैंड है तो उस पर जो आएगी इनकम वो अदर सोर्सेज में पीजीबी में टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं होगी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए घर होना चाहिए, चाहे वो अकेला घर हो या घर के साथ लैंड जुड़ा हो, तो उसे हम पूरा बोलेंगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम। मतलब घर के साथ लैंड जुड़ा है तो वो भी हो गया, और सिर्फ घर है तो भी हो गया। ओनली लैंड है तो नहीं हुआ। जो बंदा ओनर होता है उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम या हाउस प्रॉपर्टी के साथ जो लैंड जुड़ा है उससे आने वाली इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल होती है। अगर उसको ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया और फिर इनकम आएगी तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। बट अगर आप उससे रेगुलर इनकम कमा रहे हैं, रेंटल इनकम कहते हैं, या अगर आपके पास 2 से ज़्यादा घर हैं तो उस केस में डीम टू बी लेट आउट मान लेते हैं। मानो नहीं मानो मानना ही पड़ेगा कि उससे जो इनकम आ रही है या उससे इनकम जो आती वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती। तो खैर ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, डीम टू बी लेट आउट का कॉन्सेप्ट, डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हमारी रेगुलर क्लासेस में हो चुकी है। वही बातें नीचे दोबारा से लिखी हुई है कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। या तो आप ओनर हैं या आप डीम्ड ओनर हैं। सेक्शन 27 मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा कि आप ही उसके ओनर हैं और ओनर के लिए ही प्रॉपर्टी यहाँ टैक्सेबल होती है। अगर मान लेते हैं कि आप ओनर हैं और आपने प्रॉपर्टी को किसी और बंदे को रेंट पर दे दिया और उसने किसी और बंदे को रेंट पर दे दिया, तो ये जो रेंटल यहाँ रिसीव होगा इस बंदे को जिसका घर नहीं है उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओनर होना जरूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, जी होगा, अदर सोर्सेज में हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेम चीज़ें हम कर चुके हैं। अगर कंपोजिट रेंट आ रहा है, कॉम्पोजिट रेंट है, को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। सारी चीज़ें कर चुके हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट होगी, लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, उसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस जो ओनर ने पे करे हैं और वो भी प्रीवियस ईयर में पे कर दिए वही माइनस करेंगे। नेट एनुअल वैल्यू में से आप डिडक्शंस लेते हैं तो 30% फ्लैट आंख बंद करके, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो भी आपका अगर लोन वगैरह लिया है और रेंट पर आप दे रहे हैं तो वो आप माइनस करते हैं, जिसके बाद आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है। ये कितना कितना हो सकता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग और जीएबी कैसे निकालते हैं वो सब भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो उसे हम ज़रूर देखेंगे। हमने देखा था कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलती है, तो वो आपको निकालनी आती है। व्हाट इज़ ग्रॉस एनुअल वैल्यू? एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करते हैं बेसिकली एक्चुअल रेंट के साथ। जो ज़्यादा होता है उसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनाते हैं। एंड एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? आपका जो म्यूनसिपल वैल्यू है, जो म्यूनसिपल अथॉरिटी ने वैल्यू तय करी है, या फिर उसका जो फेयर रेंट है विच एवर इज हायर, पर स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्या क्या चीज़ें होती है सब कुछ कर चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चलो आपकी एक इलस्ट्रेशन हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये लगे और आपको ये बिलीव हो कि हाँ, जो हमने पढ़ा है उसकी नॉलेज के बेस पर हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक्स का एक घर है पुणे में जिसकी डिटेल दे रखी है। म्यूनसिपल वैल्यू है 2 लाख रुपीज़ जो कि साल की दे रखी है, और फेयर रेंट है 1,80,000। जो भी ज़्यादा होगा वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। एक्सपेक्टेड रेंट, वो पहले एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा तो 2 लाख रुपये आपका बनेगा, और ये 2,10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट है जो कोर्ट जो है परमिट करेगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उससे ज़्यादा है भी नहीं। एक्चुअली में आपको रेंट मिलता है 10,000 पर मंथ, बट ये मिलता है आपको 15 अक्टूबर 19 तक, और उसके बाद 12,000 मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है सर, देखना पड़ेगा क्या होगा। प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करता है एक्स वाई को फरवरी में। हाउएवर वाई फेल टू रिकवर द रेंट फॉर मार्च 20। वाई जो है मार्च का रेंट नहीं ला पाता है। ओके, आपको जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू बतानी है प्रॉपर्टी की एक्स और वाई दोनों के केस में। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका ओनरशिप चेंज हो रही है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले नहीं करा, तो एक नया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो रहा है और दोबारा से भी हम देख रहे हैं। ओनरशिप चेंज हो गई यानी कि 11 महीने के लिए तो एक्स के पास रहा, 29 फेब है तो लास्ट डे है फरवरी का, तब तक एक्स के पास रहा तो वो एक्स के लिए इनकम टैक्सेबल होगी। और उसके बाद जब वाई को चली गई प्रॉपर्टी, वाई ओनर बन गया, तो आने वाला जो रेंटल है वो वाई के लिए टैक्सेबल होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है सर? ओके, आगे देखें सर। जी हाँ, देखते हैं। क्या देखोगे सर? जी हम ये देखेंगे कि आपका जो ये दे रखा है म्यूनसिपल वैल्यू 2 लाख रुपए, और फेयर रेंट दे रखा है 1,80,000, तो ज़्यादा क्या है 2 लाख रुपए। ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, और ये 2,10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा है भी नहीं।
स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है भी नहीं है, तो 2 लाख रुपए आपका क्या एक्सपेक्टेड रेंट, बट एक्चुअली में कितना मिलता है आपको 10,000 के हिसाब से मिलता है, जो कि साल का 1,20,000 बनेगा। और फिर 12,000 के हिसाब से भी आपका जो है अक्टूबर से बन रहा है, तो उस हिसाब से भी जो है आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। मुझे ये लगता है कि भाई 12,000 रुपये भी आप ले लोगे तो भी जो है 2 लाख का बराबरी वो नहीं कर सकता है। तो इस एंगल से जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो कितनी आएगी आपकी, तो वो 2 लाख रुपए आएगी साल की। हाँ जी, तो 2 लाख रुपए आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, क्योंकि एक्चुअल रेंट कम है और एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है। 2 लाख जो है उसे आप 11 महीने एक्स को दे दो और 1 महीना जो है वाई के नाम कर दो, क्योंकि वाई ओनर था ना, ओनरशिप चेंज हो गई, आने वाले पीरियड में वाई के लिए ही टैक्सेबल होगा। 11 महीने के लिए फरवरी मंथ तक, अप्रैल से लेकर फेब तक एक्स के लिए टैक्सेबल होगा। तो 2 लाख को आपने 12 से डिवाइड करा, 11 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया 1,83,333। और अगर आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 महीने के लिए, तो आएगा आपका 16,667। ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, जिससे आप म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे। और म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद आपको क्या निकालना था, इसमें आपको सिर्फ ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी थी। अच्छा, वो आपने निकाल ली तो क्वेश्चन समाप्त हो गया, आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। सिमिलर पैटर्न पे आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, रिपीटेटिव रिपीटेटिव रिपीटेटिव, बार बार सेम ही चीज़ आपको करनी है। 1000 क्वेश्चन दे दो या 2000 दे दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ें हैं, बार बार वही करना पड़ेगा। म्यूनसिपल टैक्सेस की बात करी गई है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओनर ने पे करे हैं, प्रीवियस ईयर में पे करे हैं, चाहे किसी भी साल के पे करे हों, वो सारे आप माइनस कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन में जो है कॉन्सेप्ट आता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, यानी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होने से पहले का इंटरेस्ट को हम जिस साल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होती है उस साल से लेकर अगले 5 साल तक 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ करते हैं। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद का जो एक्चुअल इंटरेस्ट होता है वो तो हम अलाउ करते ही हैं 24B में। हालांकि अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसमें हम एक लिमिट तक ही आपके इंटरेस्ट को अलाउ करते हैं, पर हाँ लेट आउट में जितना इंटरेस्ट बना उतना तो माइनस होगा, और प्री कंस्ट्रक्शन का भी 1/5 अलाउ होगा। तो ये बहुत सारी आप कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है तो मैं आपको करा देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 11, आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन बताना है, जो कि असेसमेंट ईयर 15-16 से लेकर 2021 तक बनेगा, अलाउ होगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई 2016 में, तो मार्च 16 को कंप्लीट हो गई, तो डेफिनेटली जो 15-16 साल है, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, तो ये कौन सा ईयर है, 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 16 वाला ईयर है। तो उस साल से आपको जो है इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलना अलाउ हो जाएगा जब आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे। आपने उसकी रिपेमेंट ऐसे करी कुछ इस प्रकार 12, 15, 18, 19। बहुत अच्छी बात है। लोन कितने का लिया था आपने, अमाउंट दे रखी 5 लाख रुपए का लिया था, तो भैया 5 लाख रुपए है, उस पर आपने जब लिया ये 1 जनवरी 2011 को, तो उसका जो है इंटरेस्ट बनेगा। अगर 1 अगस्त से आप देखोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 8 महीने हो गए। तो 11-12 साल में आपको 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, 8 महीने का आएगा, 8 बाय 12 करोगे आएगा 40,000। यूनिटरी मेथड है, 6th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। 5 लाख का अगर लोन लिया है, 12% का अगर इंटरेस्ट है, तो ये 1 साल का है, डिवाइडेड बाय 12, तो 1 महीने का कितना हुआ और 8 महीने का कितना हुआ, 40,000 हुआ। तो आप देख सकते हो 1 अगस्त से जो है कंस्ट्रक्शन बिगिन हुई है। अब इसके बाद क्या हुआ, 1 लाख रुपए आपने पे कर दिए पहली तारीख को, तो बचे 4 लाख रुपए। 4 लाख जो है उस पर आप 12% का इंटरेस्ट देंगे 1 साल का। उसके बाद फिर आपने 1 लाख पे कर दिए, तो बचे आपके, अच्छा नहीं पे करे, उसके बाद आपने नहीं पे करे तो फिर 4 लाख, फिर 4 लाख चलते रहेगा, फिर 15 में आपने पे करे। तो ऐसे कर कर जो है आपने हर साल का आपने जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब 15 में क्या हुआ कि 15-16 साल में तो कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट हो गई, तो आपको तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले सालों का इंटरेस्ट निकालना था, जो आपने निकाला कंस्ट्रक्शन कमेंस होने से लेकर कंस्ट्रक्शन पूरी होने तक। वो निकल कर आया 1,84,000, जिसे आप 5 से डिवाइड करेंगे, और निकल कर आएगा 36,800, जिसे आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आगे लेंगे। कहाँ पर, जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगले सालों में निकालेंगे, अगले 5 सालों में, तब आप यहाँ माइनस करेंगे, 24B का इंटरेस्ट माइनस करेंगे। राइट, इतना ही है और कुछ नहीं है जी। नहीं, उसके आगे सालों का देखते हैं कितना कितना माइनस होगा। 15-16 साल में कितना इंटरेस्ट माइनस होगा जी, 15-16 साल में तो कुछ अलाउ ही नहीं होगा। असेसमेंट ईयर सर, असेसमेंट ईयर तो प्रीवियस ईयर 14-15,
14-15 ईयर में तो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, कंस्ट्रक्शन पूरी होने के बाद ही इंटरेस्ट अलाउ होता है। तो हाँ, नेक्स्ट ईयर अलाउ होगा 15-16 प्रीवियस ईयर में, जो असेसमेंट ईयर बन जाएगा 16-17। कितना अलाउ होगा भैया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो आया था उसका इंटरेस्ट, उसका 1/5 पोर्शन 5 सालों में अलाउ होगा। वो तो होगा ही होगा। 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 असेसमेंट ईयर्स में अलाउ होगा। और साथ में उन सालों का जो इंटरेस्ट बनता है वो भी अलाउ होगा। तो उन सालों का क्या बनता है कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। भाई 15 में 1 लाख रुपये और पे कर दिया तो 3 लाख बचे। 1, 4, 15 को अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो पहले अपनी कॉन्सेप्ट क्लासेस लीजिए सर। ये तो हम बाद में डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ कि आपने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, आपने मटेरियल के क्वेश्चंस जो हमने करे हैं आईसीए के मटेरियल के वो भी कर लिए हैं, हमने जो एग्जाम्पल लिए वो भी कर लिए हैं, आपने एमसीक्यू टेस्ट भी दे दिया है। अब हम ये लास्ट में देख रहे हैं आपका सीएमए के मटेरियल में कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं या गो थ्रू कर रहे हैं हम। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस एंगल से हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये मत समझिएगा कि दोबारा से कॉन्सेप्ट पूरा करा दो। अरे भाई जब ऑलरेडी हो चुका है 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार कराएं भाई। तो वो सब आप क्लासेस लीजिए अपनी टाइम पर, जो हमने अपलोड कर दी है हमारी वेबसाइट पे लर्नज़ब पर, और उसके बाद जो है आप ये मटेरियल के क्वेश्चंस देख लीजिए। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ जी। तो आपने 1, 4, 15 को 1 लाख और पे कर दिए, 3 लाख बचे। तो 3 लाख पे 12% कितना होता है? 36,000, 36,000। फिर आपने कुछ पे करा जी 18 में पे करा है, तो 18 तक तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। 18 के बाद आएगी 24,000 हो जाएगा, 2 लाख रुपए बचेंगे। 2 लाख पर 12% कितना है? 24,000। फिर आपने 1 लाख पे कर दिया, तो जैसे जैसे लोन आप पे करते रहेंगे तो इंटरेस्ट भी उस पर बैलेंस अमाउंट पर बनेगा ना। बस आपको सोचने वाली बात यह है कि जब कंस्ट्रक्शन बिगिन हुई और जब कंस्ट्रक्शन खत्म हुई जिस साल में, तो जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है उससे पिछले साल तक का जो इंटरेस्ट है उसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बोलते हैं। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उससे पिछले साल, क्योंकि जिस साल कंप्लीट हो गई उस साल से तो हम अलाउ करना स्टार्ट कर देंगे इंटरेस्ट। और आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई है जी? यहां पर आप देखिएगा 16 में, 15-16 में कंप्लीट हुई है। तो 15-16 से तो हमने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया है। आप देखेंगे 15-16 प्रीवियस ईयर से हमने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया है, प्री कंस्ट्रक्शन भी और करंट ईयर का भी। तो बस सारा इंटरेस्ट कितना कितना बनेगा वो आपने यहाँ देख लिया। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली ऐसे कई सारे केसेस आपको मिलेंगे कि अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा, 5 प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट है तो क्या होगा, पूरे साल के लिए लेट आउट है तो क्या होगा, 1 पार्ट लेट आउट है 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा, 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा, अनऑक्यूपाइड है ले तो रखिए बट यूज़ नहीं कर रहे तब क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए रखिए बट आप यूज़ नहीं कर रहे। समझ रहे हैं आप कहीं और रिजाइड कर रहे हैं, आप क्या करेंगे उसमें? आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड के बराबर ही मानकर ट्रीट करेंगे। अब बहुत सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं बट हमें तो कॉन्सेप्ट देखने थे, और कॉन्सेप्ट जो है हमने कर लिए। अगर हाँ आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको करा दूंगा, है ना। हमारी पहले डिस्कशन हुई है। बहुत सारी इलस्ट्रेशन आप कितनी बना सकते हो? 100 इलस्ट्रेशन बना सकते हो। तो करीब करीब आप कह सकते हो कि 100 घंटे का तो कोर्स ही बन जाएगा अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो मोर देन 100 आवर्स लगेंगे क्वेश्चन आंसर्स करने में। 200-300 क्वेश्चन दोगे 100 घंटे लगेंगे। 1000 क्वेश्चन दोगे तो करते रहो पूरे दिन, रोज 4 घंटे प्रैक्टिस करो, रोज डेली का डेली। बट हमारा ये करिकुलम नहीं है। हमारा जो फॉर्मेट है वो है कॉन्सेप्ट सारे करने हैं, क्वेश्चंस आपको कुछ कराने हैं, और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप। तो वो चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अंडरलाइज रेंट अगर कभी आता है, अरियर आता है, तो उसमें 30% आप माइनस कर देते हैं और बाकी जो है उसे हम टैक्सेबल बनाते हैं जिस ईयर में रिसीव होता है उस साल में। इसी के साथ जो है हमने हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर को भी गो थ्रू कर लिया है। अब जो है मैं चलो 1-2 क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, थोड़ा सा समय बचा है तो 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिस्टर पांडे हैं और ओनर है 3 घरों के, जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है। अब तीनों घर हैं, अगर तीनों घर इनके हैं तो इसमें से 2 घर को तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, पर एक को जो है लेट आउट मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको बताना होगा किसको लेट आउट माने, इनकम निकालनी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने जो है हाउस 2 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया है और हाउस 1 को डीम टू बी लेट आउट मान लिया है। तो ऐसे कर कर इनकम निकालिए, क्योंकि 2 घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप इस एंगल से नहीं करते, अपने हिसाब से करते हैं आंसर, तो आपको जो है हर घर को पहले डीम टू बी लेट आउट मानकर आप चेक कर लीजिए उसकी क्या इनकम निकलती है। अगर मान लें कि ये लेट आउट है तो क्या इनकम निकलेगी, और जब सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लें तब क्या निकलेगी। तो आपके पास जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन गए। अब आप देख लो आपका मैक्सिमम टैक्स कहाँ पर सेव हो रहा है, आपकी मिनिमम इनकम कहाँ आ रही है, और वो कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया है ना, जहाँ भी ऑप्शन दिया वहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। 2 घरों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं।
अगर आप ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12, तो ज़रा इसको भी देख कर लेते हैं। 2 घर हैं राजेश के पास, गया में, मुंबई में, और दोनों ही जो हैं लेट आउट करे हुए हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं, ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू जो है, जिसे म्यूनसिपल वैल्यू बोलते हैं, वो 1 लाख है। फेयर रेंट 95,000 है, विच एवर इज हायर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट कितना है 90,000, तो 90,000 से ज़्यादा ये नहीं हो सकता है। मुंबई का जो है वो भी क्या है, म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, बट 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये आपका क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट। इसे आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट के साथ, ये जो गिवन है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल गिवन है। अनरियलाइज रेंट वो रेंट है जिसका पैसा आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो टीनेंट है वो आपको पैसा नहीं देगा। तो अगर आप इसे माइनस कर लें तो आपको पता लगेगा एक्चुअल रेंट जो आपको मिलेगा वो 92,000 का यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर 1,78,000 का मिलेगा। अब जब आप एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे 90,000 से, तो 92,000 ज़्यादा आएगा, तो ये 92,000 आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। दूसरे केस में क्या होगा, 2 लाख रुपए ज़्यादा आ रहा है, तो 2 लाख रुपए आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। बस आपको म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं, अगर पे करे हैं तो। जैसे यहाँ दे रखा होगा म्यूनसिपल टैक्सेस 10% है म्यूनसिपल वैल्यू का, और यहाँ पर 1,000 रुपीज़ है, तो म्यूनसिपल वैल्यू का 10% जो है आप माइनस बिल्कुल कर सकते हैं अगर ओनर ने पे करा है तो। हालांकि इन्होंने लिखा है कि म्यूनसिपल टैक्सेस जो H1 के हैं वो अनपेड है, अनपेड नहीं माइनस कर सकते, जो एक्चुअली में ओनर ने पे करा है वही आप माइनस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। और दूसरे में जो 1,000 रुपये है उसमें भी आपने 50% ही पे करा है, 50% टीनेंट ने पे करा है, तो इसलिए जो ओनर ने पे करा है उतना आप माइनस कर पाएंगे, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। नेट एनुअल वैल्यू से 30% आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस आंख बंद करके करेंगे, NAV का 30% माइनस कर दिया, और अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो भी आप माइनस करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में है 10,000 का, तो वो इंटरेस्ट जो है आप माइनस कर सकते हैं, और ऐसे आपके पास दोनों प्रॉपर्टी की जो है हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ जाएगी, और टोटल कर लोगे तो इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसी के हिसाब से करना है। कॉम्प्लेक्स जितना बनाना चाहो बनाया जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो है वो कमेंस होता है जब कंस्ट्रक्शन बिगिन हुई है, और द डे ऑफ बोरोइंग विच एवर इज लेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोरोइंग करने के बाद अगर आप बैठे हुए हो, कंस्ट्रक्शन बिगिन नहीं कर रहे, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट स्टार्ट ही नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट होता है। तो ये सब चीजें भी आपको पता लग गई है। तो इसी के साथ जो है काफी सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसके 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लिए, कॉन्सेप्ट सारे हम ऑलरेडी कर ही चुके थे। अब जो है एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, इसको भी जरा देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इलस्ट्रेशन 17, मिस पारो जिनकी हाउस प्रॉपर्टी है 2 सेपरेट रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, यूनिट A 40% एंड यूनिट B 60%। तो इन्हें आप 2 सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी मान के ट्रीट करें, A और B, ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। अगर एक के आपने 2 हिस्से कर दिए और पूरे सेपरेट हैं, बिजली पानी के मीटर अलग लगे हैं, दोनों अलग से काम कर सकते हैं, तो आप उसे 2 प्रॉपर्टी मान के इनकम निकालेंगे। यूनिट A को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रखते हैं, ठीक है, यूनिट B को आप लेट आउट रखते हैं, जिसका मंथली रेंटल 3,000 रुपये महीने का आता है। बट यहाँ सवाल यह है कि जो आपको म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, वो तो आपको दोनों प्रॉपर्टी का मिलाकर गिवन है। क्यों? क्योंकि म्यूनसिपल वालों के लिए, म्यूनसिपल अथॉरिटी के लिए तो ये एक ही प्रॉपर्टी है, वो तो इंटरनली आपने डिवाइड करके इसको 2 प्रॉपर्टी बनाई हुई है, एक को खुद रख लिया, एक को लेट आउट कर दिया। तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका 60% पोर्शन कितना है। म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000 से ज़्यादा नहीं होगा। 1,20,000 का 60% कितना आता है वो आपको देखना होगा। तो 60% कितना बनेगा? करीब 72,000। तो ये 72,000 जो है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, और 72,000 को आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, जो कि है 3,000 रुपये महीने का। 3,000 रुपये प्रति महीना कंपेयर करेंगे तो 72,000 ज़्यादा ही आएगा। 72,000 आपका क्या बन गया? GAB, उसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस जो आपने पे करें वो आप माइनस करेंगे, जो कि है 10%। म्यूनसिपल वैल्यू 1 लाख है, उसका 10% 10,000, तो 10,000 म्यूनसिपल टैक्सेस, हाउस टैक्स आपने पे करा है पूरी प्रॉपर्टी का। भाई आपने जो लेट आउट करी हुई है उस पोर्शन के लिए कितना पे करा है? 60%। तो 60% आएगा 6,000 रुपये। आपने 2 भाग कर लिए ना प्रॉपर्टी के, तो सेपरेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपके पास नेट एनुअल वैल्यू आ गई, इसमें से आप 30% माइनस करें स्टैंडर्ड डिडक्शन, और अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो भी आप माइनस कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 पूरी प्रॉपर्टी का, तो उसका 60% कितना है? 18,000, वो आपने माइनस कर लिया, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी यूनिट B की आ गई।
वहीं अगर आप यूनिट ए को देखोगे जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रखते हो तो उसमें तो NAV नील रहेगा, GAV NAV नील रहेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन नील का नील क्या होता है, 0, कुछ नहीं होगा। 0 का 30% 0, बचा क्या, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो इसके पोर्शन में गिरता है वो आप माइनस कर दीजिए। लिमिट ज़रूर लगी हुई है, हालांकि लिमिट के विदिन है, इसके लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप नेगेटिव में हाउस प्रॉपर्टी इनकम शो करेंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन से आप जितने प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए बढ़िया है। अगर आप अपने मटेरियल के सारे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो मजाल है कि इसमें आपके नंबर कम आ जाए, नहीं, एग्जामिनेशन आनी तय है। और जो हमने कॉन्सेप्ट कर लिया उतना ही कर लें, ICA के मटेरियल के भी कर लें क्वेश्चंस जो कि हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं। तो फिर ये वाले क्वेश्चंस भी अगर आप थोड़े बहुत भी करेंगे तो चलेगा, पास्ट ईयर भी कर लेंगे तो चलेगा। पूरी बुक आपको गो थ्रू करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नोट्स दिए उसमें सब कुछ कवर्ड है। फिर ICA के मटेरियल के क्वेश्चन कर लिए तो ठीक है, वो नहीं मन कर रहा आपका वो क्वेश्चन करने का तो ये वाले क्वेश्चन कर लो, आपकी मर्जी है। उसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ पास्ट ईयर प्रैक्टिस करो, बहुत है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम PGV की बात करेंगे और मैं आपको बस यही गो थ्रू कराऊंगा कि भैया जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे हैं वो सारे ही यहाँ पर गिवन है और इसके 2-4 क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।